फ्रेंड्स, वेलकम टू XIS। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर सीरीज़। देखिए, करंट अफेयर सीरीज़ में हमने नेशनल अफेयर्स कवर कर लिया है। उसके अलावा हमने इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर लिया है। गवर्नमेंट की स्कीम्स कवर कर ली हैं। इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ करंट अफेयर जो बीच बीच में रिपीट होते हैं या लिंक्ड होते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ कुछ पुराने वाले करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हमारा जो टारगेट है वो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करना। देखिए, साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, दो तरीके के आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। एक जो इंडिया से रिलेटेड होंगे, ठीक है, एक जो किसी दूसरी कंट्री से रिलेटेड होंगे, फॉरेन या फिर इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे जो इंडिया से रिलेटेड है ना, उनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसरो का कोई मिशन है, जैसे मान लो आदित्य L1, तो आदित्य L1 में कौन कौन से पेलोड वगैरह थे, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन इसमें भी आपसे ना इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आदित्य L1 के अंदर एक पर्टिकुलर ये पेलोड लगाया है, इसका काम क्या है। ठीक है, मान लो ILSA इसके अंदर लगा हुआ है, तो ILSA का काम क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे इतने डेप्थ में। ठीक है, हो सकता है यही पूछा जाए कि ILSA इसमें है कि नहीं है। उसके अलावा कुछ दूसरे होंगे, जैसे कि आप मान लो जैसे जाक्सा है जो, ठीक है, जापान का जो जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है स्पेस एजेंसी, वैसे जाक्सा है जापान में। या फिर मान लो रॉसकॉस्मोस है जो रशिया वाला, इन्होंने कोई मिशन लॉन्च करा है, जैसे लूना लॉन्च करा था रशिया ने, ठीक है, जो क्रैश कर गया था। तो इनके बारे में आपको बहुत डेप्थ में नहीं पता होना चाहिए, बस इतना कि लूना है जो ये लूना मतलब लूनर यानी कि चांद से रिलेटेड है, और ये क्रैश कर गया था, रशिया का है, इतना ही पता होना चाहिए। डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आज के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है चंद्रयान 4 मिशन। देखिए, चंद्रयान 3 हमने रिसेंटली सक्सेसफुली करा था, जहाँ पे हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमने सक्सेसफुली पहुंचा दिए थे, कहाँ पे, साउथ पोल ऑफ मून पे। तो चंद्रयान 4 है जो, ये भी अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। जिस चंद्रयान 3 का काम था कि ये मून पे गया था, सक्सेसफुली लैंड करा था, और उसने वहाँ पे रोव करके दिखाया था, चला के दिखाया था हमने अपने व्हीकल को वहाँ पे। लेकिन जो चंद्रयान 4 होगा, ये वापस भी अर्थ पे आएगा और वहाँ से कुछ सैंपल्स लेके आएगा और उनको स्टडी करेगा अर्थ पे लाके। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 2040 तक हमारा टारगेट है इसको लॉन्च करने का। यानी कि इसमें इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये अर्थ पे वापस भी आएगा, वहाँ पे लैंड करेगा, फिर वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर अर्थ पे वापस आएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो आप इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 4 मिशन कब तक, 2040 तक। ऐसे ही हम वीनस ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। देखिए, वीनस है जो, ये अर्थ से मतलब दिखता है सुबह में शाम में, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ का ट्विन भी बोल देते हैं। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन है जो, इसको भी अप्रूवल दे दिया गया है। और देखिए, नॉर्मली हम जब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो एक्सप्लोर कर रही हैं अलग अलग जो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनको, तो उसमें आप देखोगे मून और मार्स पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन अभी जो फोकस है वो वीनस हो गया, सैटर्न का, जैसे सैटर्न का एक मून है जिसको टाइटन बोलते हैं, उसके ऊपर जैसे नासा बोल रहा है कि हम अपना व्हीकल भेजेंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, इंडिया भी वीनस को अब टारगेट कर रहा है। पहले भी जो कुछ और कंट्री हैं वो वीनस को टारगेट कर चुकी हैं। यहाँ पे इसका जो मेन गोल होगा वो क्या होगा, टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द वीनस जो प्लानट है उसकी स्टडी करना। वेरिटास ये देखिए नासा का नेक्स्ट मिशन है वीनस के लिए, जो वेरिटास रखा हुआ है इसका नाम। वेरिटास में यहाँ पे वी है जो वर्ड, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। वेरिटास कहाँ जाएगा, वीनस पे जाएगा। ठीक है, वेरिटास में जो वी है ये दिस सिग्निफाइज वीनस। जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में VOM भी बोलते हैं। ये वीनस सरफेस, सब सरफेस, उसका एटमॉस्फेयर, उस पर सन से क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, जैसे हमारे अर्थ पे सन है जो वो कैसे क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, वहाँ पे ऐसे ही वीनस पे सन है जो वो कैसे इम्पैक्ट डालता है अपना, वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मार्च 2028 तक इसको अकम्प्लिश करने का टारगेट है किसका, इसरो का। जबकि हमारा जो चंद्रयान 4 है उसका टारगेट कब तक है, 2040 तक। और जो हमारा वीनस है इसका 2028 तक है। फिर ये पहले कुछ वीनस मिशन है जो अलग अलग एजेंसीज कर चुकी हैं, जैसे सोवियत यूनियन का वीनेरा सीरीज़ का मिशन थे। पायोनियर वीनस ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। मैजेलन ये नासा का है। मैजेलन जो वर्ड है ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन है, आप एक बार सर्च करिएगा स्ट्रेट ऑफ मैजेलन कहाँ पे है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और मैजेलन था कौन। ठीक है, फेमस नेविगेटर हुआ है मैजेलन। नेक्स्ट अकात्सुकी, ये नाम से पता चल रहा है कि जैपनीज़ एजेंसी ने करा होगा, तो ये जाक्सा ने 2010 में किया था। तो अभी हम इंडिया इसको करने वाला है 2028 तक।
नेक्स्ट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही हम अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे होता है? ये लोअर जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें होता है, जो कि आपको नॉर्मली 450 या 475 से 600 किलोमीटर के बीच में ये घूमता रहता है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसको किसने बनाया था? इसको यूएसए और रशिया ने मिल के बनाया था। वो लोगों को वैसे अगर किसी ने पढ़ा ना हो तो यकीन नहीं आएगा कि दो एजेंसियाँ ये मिलके कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दुश्मन कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये ऐसा रेयर एग्जांपल है जहाँ इन दोनों ने मिलके काम किया हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रशिया और यूएसए ने बनाया था। अभी हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसका पहला मॉड्यूल है, उसके ऊपर काम स्टार्ट करने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल 1 BAS1। इसमें आपको और डेप्थ में ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसकी डेट्स वगैरह याद कर लीजिए। 2035 तक हमारा टारगेट है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 हम सेटअप करना चाहते हैं, और क्रूड लूनर मिशन हम 2040 तक करना चाह रहे हैं। ठीक है, 2040 तक हमारा चंद्रयान 4 भी होगा और क्रूड लूनर मिशन भी। क्रूड का मतलब है कि हम लोगों को भेजेंगे चांद के ऊपर। गगनयान प्रोग्राम है जो वो हमारा अभी चल रहा है, उसमें हम स्पेस में लोगों को भेजने वाले हैं। ये लैंड नहीं करेंगे कहीं, बस स्पेस में जाएंगे। ये इसका नाम होगा गगनयान। इसमें टोटल 3 फ्लाइट हैं, जिसमें से 2 फ्लाइट हैं वो अनमैन्ड होंगी और जो तीसरी फ्लाइट होगी वो मैन्ड होगी। टोटल 3 लोग जाएंगे इसमें। नेक्स्ट गगनयान प्रोग्राम देखिए ये हो गया है ऑलरेडी, इसमें मैंने बता दिया आपको, ये चल रहा है इसके ऊपर काम। अभी इसकी डेट बढ़ती जा रही है, पहले 2020 बोल रहे थे, फिर 22, फिर 24, अब 26, मतलब इसका बढ़ता जा रहा है टाइम पीरियड। तो इसका टाइम तो कम ही चांस से पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत चेंज होता रहता है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल NGLV। देखिए अभी फ़िलहाल टाइम में जो हमारा लॉन्च व्हीकल M3 है ना, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, ये सबसे फेमस हमारा व्हीकल है। अभी आने वाले जो मिशन होंगे, चाहे हम मून पे लैंड करने के बारे में सोच रहे हों, या फिर गगनयान मिशन हो, या फिर अंतरिक्ष स्टेशन बनाना हो, वहाँ पे सबको हम जो हमारा लॉन्च व्हीकल 3 है MLV, उसको ही हम LVM उसको ही हम मॉडिफाई करने वाले हैं, और ज़रूरत के हिसाब से जिस मिशन में जैसी ज़रूरत पड़ेगी। जो ये नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल बनेगा, ये 3 टाइम पेलोड कैपेबिलिटी होगी इसकी, यानी कि वह अपने साथ सामान लेके जा सकता है 3 गुना किससे? लॉन्च व्हीकल M3 से। और इसका जो कॉस्ट है ये 1.5 टाइम होगा, 1.5 टाइम इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा हमारे लॉन्च व्हीकल 3 से। यहाँ पे कुछ और कैपेसिटीज़ दी हुई हैं, 30 टन तक की इसकी कैपेबिलिटी है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, क्योंकि हमारे जितने भी अगले वाले मिशन हैं उन सब के लिए ये की है, मतलब की उनका ये की स्टोन है एक तरीके से। इसके बिना पॉसिबल नहीं होगा हमारे अगले मिशंस को कंडक्ट कर पाना, इसलिए हमें इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक जो चीज़ और जिसके ऊपर सभी स्पेस एजेंसी आजकल फोकस कर रही हैं, वो है रीयूजेबिलिटी। क्यों? एक तो इससे खर्चा कम हो जाता है, उसके अलावा जो स्पेस है ना उसमें डिब्री की समस्या बढ़ रही है, यानी कि उसमें कूड़ा बढ़ रहा है। जो ये स्पेस में चीज़ें जाती हैं उनको वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो वहाँ पे घूमती रहती है ऐसे ऐसे, और वो डिब्री बन जाता है, कचरा बन जाता है। तो उसको ख़त्म करने का भी कोशिश करी जा रही है, इसलिए रीयूजेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस है आजकल। एक हमने रॉकेट लॉन्च भी स्टार्ट करा था अपना, पुष्पक करके, जो रॉकेट्स को लेके जाएगा ऊपर। ठीक है, ये पुष्पक क्या है? ये रीयूजेबल है, इस तरीके से रीयूजेबल व्हीकल है ये भी। नेक्स्ट बायोराइड एक स्कीम है जिसको अप्रूव करा है कैबिनेट ने, ये हमने पहले भी डिस्कस करी है। इसमें बेसिकली बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री से क्या मतलब है? मतलब एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जगह बनाई जाएगी, जहाँ पे जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ना, वैसे ही ये बायो फाउंड्री है। बायो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्ट्स जिनको मैन्युफैक्चर करा जाएगा विद द हेल्प ऑफ या तो बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी ये भी एक वर्ड है। देखिए जब किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ को इंसान खुद से बनाते हैं ना, यानी कि कोई बायो मतलब होता है लिविंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा हो, वो प्लांट हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद से, तो आर्टिफिशियली, तो उसको सिंथेटिक बायोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर 3 सब स्कीम है: बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। इन सारे वर्ड्स का मैंने आपको मतलब बता दिया है। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम हो गया बायो राइड। ये पैसे वैसे कितने दिए हैं ये नहीं, बहुत रेयरली पूछा जाता है, ये याद भी नहीं कर सकते आप, इस हर स्कीम का पैसा थोड़ा याद करोगे। बायो राइड का वही हॉलिस्टिकली कवर करा हुआ है कि इंडिया को लीडर बनाना है, बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करनी है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में हमें काम करना है। तो ये सब इतना वो नहीं है, मतलब ये सब तो गोल रहता है हर स्कीम का, कि हम तो चाहते ही हैं कि लीडर बन जाए हर चीज़ में। नेक्स्ट इंडियन लाइट टैंक जोरावर नाम का, देखिए अब क्वेश्चन आ सकता है कि जोरावर वर्ड है जो ये न्यूज़ में था, ये क्यों न्यूज़ में था? तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइट टैंक है। लाइट मतलब टैंक है ये, जिसका वजन थोड़ा कम है। इंडियन लाइट टैंक है, किसने डेवलप करा है? DRDO ने इसको डेवलप करा है। अब लाइट है, हल्का बनाने के पीछे रीज़न है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से, जैसे लद्दाख हो गया, हिमालयाज़ हो गया, वहाँ पे इसको आराम से लेके जा सकता है हाई ऑल्टीट्यूड डेवलपमेंट के लिए।
नेक्स्ट, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलके इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करा है, बनाया है। इसका नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बाकी जहाँ भी आर्मी से रिलेटेड चीज़ हो और ये वर्ड आपको दिख जाए ना, SAM का सिंपल सा मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये उन्हीं चीज़ों में लगा होगा जहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। अब इसका काम क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल का? देखिए आजकल क्या होगा ना, बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे वेपन्स डेवलप कर लिए हैं, ऐसे रॉकेट्स डेवलप कर लिए हैं, ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर लिए हैं जो ना ज़मीन से बिल्कुल थोड़ा से ऊपर जाती है। मान लो ये ज़मीन है, उससे थोड़े से ऊपर से जाती हैं, समुद्र के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाती है, जिससे एक वजह से इनको इंटरसेप्ट करना और इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सी स्कीमिंग, मतलब बिल्कुल समुद्र से थोड़ा सा टच करके ही उड़ती हैं, थोड़ा सा ऊपर। तो ऐसी चीज़ों को टारगेट्स को ख़त्म करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, जिसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको हमने डेवलप करा है ताकि हम ऐसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। नेक्स्ट, MEN 5CV। MEN 5CV क्या है? नाइजीरिया पहला कंट्री बन गया है इस MEN 5CV कॉन्जुगेट वैक्सीन को स्टार्ट करने वाला या रोल आउट करने वाला अपनी कंट्री में। ये आपको 5 तरीके के बैक्टीरिया से बचाती है। मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया होता है ये अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलाता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा ना, एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, ग्रुप A, C, Y, W, X, इन सब 5 तरीके के मेनिंजाइटिस से आपको बचाता है। तो आपको मेनिंजाइटिस की एक वैक्सीन आई है MEN 5CV, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट करी है? नाइजीरिया ने, WHO के साथ मिलके। नेक्स्ट, डेंगी ऑल के देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो, इसने फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। देखिए नॉर्मली जब ट्रायल्स होते हैं ना तो फेज़ 1 होता है, फिर फेज़ 2 होता है और फेज़ 3 होता है। फेज़ 1 और 2 लिमिटेड होते हैं। फेज़ 3 में क्या कराता है, तो लार्ज स्केल पे ह्यूमन टेस्टिंग करी जाती है, जहाँ पे जो डोज होते हैं वो लोगों को लगाए जाते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो ये होता है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल। तो ये डेंगू की वैक्सीन डेवलप करी जा रही है डेंगी ऑल के नाम से, ठीक है। किसने डेवलप करा है? पनासिया बायोटेक, ये कंपनी का नाम है। और फिलहाल आपको पता होना चाहिए इंडिया में डेंगू के लिए कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट, मतलब ऐसी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो डेंगू से आपको बचाए। इंडिया में फ़िलहाल डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और इसके लिए डेवलपमेंट करा है पनासिया बायोटेक ने, जो कि फेज़ 3 में अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं इसके। नेक्स्ट, यहीं पे देखिए, यहीं चांदीपुरा वायरस के बारे में बताया हुआ है। चांदीपुरा वायरस क्या है? चांदीपुरा वायरस एक्चुअली महाराष्ट्र में एक चांदीपुरा नाम की जगह है। वैसे चांदीपुर नाम की जगह उड़ीसा में भी है, लेकिन ये जो चांदीपुरा वायरस है ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा में ओरिजिनेट हुआ था। ये एक एंडेमिक्स वायरस है इंडिया का, मतलब इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, इंडिया में ही ये बीमारी पाई जाती है। और क्योंकि आप देख सकते हो महाराष्ट्र में हुआ था तो ये आपको वहीं दिखेगा, सेंट्रल पार्ट में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और सैंड फ्लाइज, मस्कीटोज, इन सब से ये फैलता है। नेक्स्ट, INS अरिहंत। देखिए हमारी एक अरिहंत नाम की एक सबमरीन थी, जिस सबसे पहली थी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी हमारी, ठीक है। उसी हमारी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन आ गई है INS अरिहंत। तो पहली और दूसरी आपको याद रखनी है, बाकी आप तो यहाँ आगे आती रहेंगी धीरे धीरे, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए INS अरिहंत और अरिहंत ये न्यूक्लियर सबमरीन है। इसने इंडिया का न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर ट्रायड है, ट्रायड से क्या मतलब है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर पावर को लॉन्च करने की पावर आ गई है। कहाँ से? एयर से भी, लैंड से तो पहले ही थी, और अब हम वाटर से भी कर सकते हैं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या है? हमारा एक शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। विशाखापट्टनम पे इसका जो सेरेमनी था लॉन्च का वो हुआ था, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर पावर्ड है ये न्यूक्लियर पावर से ही चलती है, और न्यूक्लियर जो वेपन होता है उसको फायर करने की लिए कैपेबिलिटी भी रखती है। न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। वैसे नॉर्मली जो एक सबमरीन होती है ना, सबमरीन के अंदर जो मिसाइल्स छोटे छोटे लगे होते हैं ना, उनको टॉर्पीडो बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको टॉर्पीडो वर्ड कहीं लिखा मिले तो इसका मतलब ये न्यूक्लियर नहीं, मतलब इन जनरल सबमरीन से रिलेटेड वर्ड होता है। कभी भी टॉर्पीडो उस मिसाइल को नहीं बोला जाएगा जो मिसाइल किसी एयरप्लेन पे लगी हो या फिर लैंड पे रखी हो, उसको नहीं बोला जाएगा। इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्राइड, ये मैं आपको बता दिया ट्राइड का क्या मतलब है। लैंड से हम लैंड वेक्टर, मतलब लैंड पे कैसे कैसे लॉन्च कर सकते हैं, तो हमारा ये अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइल्स हैं, ये लॉन्च कर सकती हैं। हमारा आपको पता होगा एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है जो 1985 में लॉन्च करा गया था। इसमें 5 तरीके की मिसाइल्स होती हैं। कौन कौन सी? ये ट्रिक याद रख सकते हैं। पटना मतलब पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, और एक हमारा है इसमें चौथा आकाश हो गया, दूसरा हमारा है, अच्छा एक आकाश है, एक अग्नि है, ठीक है। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, पटना या पाटन, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इसमें से जो अग्नि है इसकी सबसे ज़्यादा रेंज है, ठीक है। एक यहाँ पे ना ट्रिक, एक इसमें एक वो भी है, बोलते हैं ना कि कुछ
एक्सेप्शंस टाइप चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये अग्नि है, अग्नि तो सबसे ज़्यादा रेंज वाली है, लेकिन एक दूसरी मिसाइल है जिसका नाम अग्नि प्राइम, ये भी न्यूज़ में थी कुछ टाइम पहले। अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम है ना, ये अग्नि का लाइट वेट वर्जन है, तो ये इसका जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर के आसपास है, और ये अग्नि सीरीज़ की सबसे हल्की मिसाइल है। तो जो अग्नि 5 है हमारी फ़िलहाल, वो सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है हमारी। वैसे इसका 5000 था रेंज, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि इसका जो रेंज है वो DRDO ने बढ़ा के 7000 के आसपास कर लिया है। जो हमारी अग्नि 6 आएगी वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी और 10,000 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज होगी। सी वेक्टर में हमने देख लिया INS अरिहंत और INS अरिघाट। मिशन रूमी, मिशन रूमी ये देखिए मैंने आपको बताया था कि रीयूजेबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस हो रहा है, तो ये फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है हमारा रूमी 1। इसको ट्राई हमने थिरुविदांती चेन्नई में एक मोबाइल लॉन्च पैड है। मोबाइल लॉन्च पैड क्या होता है, जो लॉन्च पैड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है ना, उसको मोबाइल लॉन्च पैड बोलते हैं। इसको डेवलप करा है किसने, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। रीयूजेबल है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर बताया था क्या, पुष्पक, ये भी आपको याद रखना है। रॉकेट्स को ऊपर छोड़ के वापस ज़मीन पर लैंड कर सकता है प्लेन की तरह। नेक्स्ट एक यहाँ पे ना एक फैक्ट और है कि इंडिया का द मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर माइली स्वामी अन्नादुरई, इनको द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट विज्ञान धारा बायो E3। देखिए बायो E3 ये मैंने अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में देखा था, इसका पूछा हुआ था कि यहाँ पे E3 का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। ये विज्ञान धारा है किसका स्कीम है, तो विज्ञान धारा है जो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कीम है। नॉर्मली इसके वही जैसे हम देखते आ रहे हैं कि R&D को प्रमोट करना है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, ठीक है, रिसर्च एडवांसमेंट कैसे हम कर सकते हैं इंडिया में, वही सब चीज़ों पे फोकस करा हुआ है इन्होंने। बायो E3 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या इसके मतलब हैं। बायोटेक्नोलॉजी से बायो हो गया, E3 से मतलब हो गया इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। बाकी जो विज्ञान धारा स्कीम है इसके देखिए वही नॉर्मल जेनरिक मतलब इसके टारगेट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो बेस्ड प्रोडक्ट अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा नेट जीरो है जो कार्बन इकॉनमी, उसको भी टारगेट को अचीव करना है। ये हमारा कब तक का टारगेट है, 2070 का। कब हमने ये टारगेट सेट किया था, COP26 में। ये COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। COP29 कहाँ होने वाला है, बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट कृषि डिसीजन सपोर्ट सब सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये देखिए हमारा जो बजट था उसमें हमारे जो निर्मला सीतारमण जी उन्होंने बोला था कि हम एग्रीकल्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं, तो उसी का पार्ट है ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे, एक तरीके से रिपोजिटरी बन जाएगी जहाँ पे सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो, सॉइल से रिलेटेड हो, फसल बोने के टाइम से रिलेटेड हो, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ठीक है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए पानी देने के लिए, इरीगेशन के लिए माइक्रो यूज़ करनी चाहिए आपको, या फिर ट्यूबवेल यूज़ करना चाहिए, बोरवेल की यूज़ करना चाहिए, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। जैसे आपको एक दूसरा पता होगा कृषि विज्ञान केंद्र आज भी होते हैं हमारे, ठीक है, उस तरीके से ही ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको इसके काम सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। वन नेशन वन सॉइल इन्फॉर्मेशन, ये सब वही है, मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी अनाउंस करा गया था 2023 में। इसका टारगेट था कि हमारे इंडिया में यूनिकॉर्न्स जो बनाए जा रहे हैं ना, आपको पता होगा इंडिया यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, चाइना और USA के बाद में। तो हमारा टारगेट है कि अब हम यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं जो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिकॉर्न भी हों, क्योंकि अभी तक हमारे जितने भी यूनिकॉर्न बने हैं ना उसमें एक भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट SSLV D3 या फिर EOS-08 मिशन। देखिए इसरो का मिशन है ये EOS-08 मिशन। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ऐसी सैटेलाइट्स ना नॉर्मली इसरो लॉन्च करता रहता है। तो EOS में आप नाम से समझ जाएगा, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। EOS का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगर आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पता चल गया तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसका काम क्या होगा, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर सूरज से जो हमारी किरणें आ रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों को ही मतलब ये ऑब्जर्व करेगा और अपना डेटा प्रोवाइड करेगा, बाकी इसका ज़्यादा काम नहीं होता है। तो जो EOS-8 है हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08, इसका टारगेट है जो IR रेंज में लाइट है ना, ये उसको एक तरीके से मॉनिटर करेगा। इंफ्रारेड रेंज में, IR रेंज में जो लाइट है उसको मेजर करेगा। मिशन कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिशन कॉन्फ़िगरेशन ये बस आपको इतना याद रखना है, एक सैटेलाइट है SR0 डेमोसेट,
ये SR0 डेमो सेट है जो एक स्पेस किड्स इंडिया करके है, जो करते क्या है ये स्पेस किड्स इंडिया वाले, ये अपनी सैटेलाइट्स को डेवलप करने में बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चों को। इनका एक फेमस सैटेलाइट है ये SR0 डेमो सेट, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन्होंने प्लेस करा था। लोअर ऑर्बिट में बता सकता हूँ 475 से आपको 600 किलोमीटर के बीच की रेंज में दिखेगा, और इसी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी रखा हुआ है। और हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन हम बनाने वाले हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसको भी हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रखेंगे। नेक्स्ट, रैपिड एपोफिस मिशन। देखिए एपोफिस है क्या ना, एपोफिस है जो ये एक क्या है, ये एपोफिस अपने आप में एक एस्टेरॉयड है, ठीक है, एस्टेरॉयड है एपोफिस। और एस्टेरॉयड कहाँ होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉयड। तो रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, यहाँ पे जो ये ए है इसका मतलब है एपोफिस, और एपोफिस क्या है, एक एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ के पास से मतलब गुजरने वाला है 2029 में, ठीक है। तो अब ये रामसेस क्या है, एक्चुअली होगा क्या ना, देखिए जो नासा है ना, ये अब की बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी आया GS3 में, वहाँ पे पूछा था कि अगर कोई एस्टेरॉयड इंडिया को कल को हिट करता है तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या प्लान्स हैं, इसमें नासा क्या कर रहा है। तो नासा का एक मिशन है जिसको डार्ट मिशन बोलते हैं। इसमें नासा क्या करेगा, जैसे मान लो ये अर्थ है, इसकी तरफ कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, तो नासा क्या करेगा, एक सैटेलाइट भेजेगा एक, और इससे एस्टेरॉयड से टकरा देगा, जिससे क्या होगा, एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल जाएगी और ये साइड से निकल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मिशन है ये भी रामसेस। इसमें रामसेस में भी क्या होगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये एक ट्राई कर रही है कि हम कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं एक एस्टेरॉयड जो कि हमारी तरफ आ रहा है। एस्टेरॉयड का नाम है एपोफिस। ये 2029 के आसपास अर्थ के आसपास से गुजरेगा, अर्थ के 32,000 किलोमीटर के मतलब क्लोजली होके गुजरेगा ये। H5N1 ये इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड वायरस होता है, आपको पता ही होगा। इसके लिए वैक्सीन बना रही जा रही है यूजिंग mRNA मतलब होता है मैसेंजर RNA। मैसेंजर मतलब ये एक तरीके से मैसेज लिखा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। H5N1 का दूसरा नाम क्या होता है, ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा। सीरम इसको साइनर्जियम बायोटेक, ये एक अर्जेंटीनियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये इसको बना रहे हैं। देखिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, बस इसमें ना एक वर्ड यहाँ पे मेरे को दिखा था लिखा हुआ जिसका नाम था मेडिसन पेटेंट पूल। ये क्या होता है, देखिए मेडिसन पेटेंट पूल क्या होता है कि होता क्या है ना कि देखिए पेटेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजीज़ को जो पेटेंट करके रख लेते हैं। पेटेंट अगर किसी का टेक्नोलॉजी का हो गया तो आप उस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप उसको जब भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो जब जिसका पेटेंट है वो आपको परमिशन दे दे। तो MPP में क्या होता है ना, बहुत सारे पेटेंट्स मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना लेते हैं और उसमें बहुत सारे पेटेंट होंगे। उन सभी पेटेंट्स को ये एक साथ लाइसेंस करते हैं, या फिर किसी को भी फ्री में भी प्रोवाइड करा सकते हैं उसका लाइसेंस कि आप हमारे पेटेंट्स को यूज़ करके अपनी वैक्सीन बना लीजिए। तो ये मेडिसन पेटेंट पूल का काम है। नेक्स्ट, नासाज चेपिया प्रोजेक्ट। नासाज का चेपिया प्रोजेक्ट क्या है, देखिए नासा का को टारगेट है कि हम जल्दी से जल्दी मार्स को एक्सप्लोर करें। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सीधा मार्स पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले इसलिए नासा ने क्या करा है कि मार्स के जैसा ही अर्थ के ऊपर एक सिस्टम बनाया है, मतलब जहाँ पे सब कुछ मार्स जैसा है, मतलब वहाँ पे लैंड भी ऐसे ही है, वहाँ पे एयर भी ऐसी ही है, मतलब पूरा सिमुलेटेड है ये। एक तरीके से मार्स का सिमुलेशन तैयार करा है नासा ने, ठीक है। कहाँ पे करा है ये, जॉनसन स्पेस सेंटर में। कहाँ पे है जॉनसन स्पेस सेंटर, टेक्सास USA में। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास USA में है, क्योंकि न्यूज़ में आता रहता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे केप कैनावेरल वाला क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में भी कि केप कैनावेरल कहाँ है, ठीक है, ये फ्लोरिडा में है और यहाँ से नासा अपने रॉकेट्स वगैरह को लॉन्च करता है। तो नासा का चेपिया मिशन किससे है, ये मार्स के सिमुलेशन से रिलेटेड है, आप इतना याद रखोगे काफ़ी है। बाकी एक यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है मार्स ड्यून अल्फ़ा, जो सिमुलेशन के लिए तैयार करा गया है ना, जो जगह तैयार करी गई है, मतलब पूरा एक स्टेडियम टाइप है, काफ़ी बड़ी जगह है, 1700 स्क्वायर फीट में। इसका नाम है मार्स ड्यून अल्फ़ा। नेक्स्ट, इंडिया शॉर्टलिस्ट एस्ट्रोनॉट्स फॉर एक्सियोम फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए इंडिया ने एक्सियोम 4, जो एक्चुअली एक्सियोम नाम की एक कंपनी है, उसके साथ इंडिया ने ये प्रोग्राम अपना स्टार्ट करा है, इसलिए इसका नाम एक्सियोम 4 है। तो इसमें जो बंदे जाने वाले हैं वो इंडिया ने सेलेक्ट कर लिए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके नाम है शुभांशु शुक्ला जो कि मेन पायलट होंगे, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर ये दूसरे पायलट होंगे, बैकअप पायलट। US बेस्ड कंपनी है, उसके साथ इंडिया ने कोलैबोरेट करा है। नेक्स्ट, इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। देखिए ग्राफीन क्या होती है, ग्राफीन होती है ना जो, ये एक कार्बन का एक तरीके से वो है, मतलब कार्बन कंपाउंड से बनी हुई एक लेयर होती है जो इतनी थिक होती है कि 1 कार्बन थिक होती है, ठीक है, ऐसे एक लेयर बनी होती है। लेकिन इसकी जो थिकनेस तो बहुत कम होती है, लेकिन ये स्टील वायर से भी ज़्यादा 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, स्टील वायर से भी। और इसकी जो डक्टिलिटी होती है और इसके अलावा जो इसकी मैलिएबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से ये काफ़ी फ्रेंडली होता है, मतलब किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इससे जैसे कार की आपको शीट बनानी है, मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं, कुछ भी बना सकते हो आप, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ये।
तो इंडिया इसके ऊपर फोकस कर रहा है कि कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं ताकि हम 2047 तक विकसित भारत बना सकें। ग्रेफीन का इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, हेल्थ केयर, सस्टेनेबल मटेरियल्स, बहुत वाइड इसके एप्लीकेशन है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में और ऑप्शन जैसे यूपीएससी पूछती है या फिर स्टेट पीसीएस पूछता है कि एक आपको टेक्नोलॉजी दे दिया ग्रेफीन की, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हैं और आपको कितनी भी एप्लीकेशन दे दें इसकी, तो ज़्यादा चांसेज यही है कि हर चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा, इतना वर्सेटाइल मटेरियल है ये। तो इसकी जो R&D सेंटर है वो ट्राइवेंद्रम में खोला गया केरला में, ठीक है। नेक्स्ट 2024 एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। देखिए चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल G20 जो इंडिया में हुआ था ना 2023 में, उसमें लॉन्च करा गया था ये चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। अभी पेरिस फ्रांस में मतलब यूनेस्को के हेडक्वार्टर में इसकी जो मीटिंग है वो हुई है, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जियो ब्रेन। देखिए जैसे आजकल आपको पता होगा हर कंपनी अपना AI से रिलेटेड टूल्स लॉन्च कर रही है, वैसे ही जियो ने अपना AI टूल्स का जो एक नाम दिया है, मतलब ब्रॉड कैटेगरी, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आएंगे छोटे छोटे AI इनिशिएटिव्स, जियो ब्रेन नाम रखा है। इसमें जियो क्या कर रहा है कि अपने जो इंटरनल ऑपरेशंस है ना कंपनी के, उनको कैसे एफिशिएंट बना सकता है इस जियो ब्रेन की हेल्प से, अभी वो कर रहा है। बाद में हो सकता है धीरे धीरे ये आम लोगों के लिए भी ऐसे फीचर्स लेके आएंगे। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंडेक्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स लॉन्च करा है किसने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अब IMF ने लॉन्च करा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। इंडिया का रैंक इसमें 72 आया है, टॉप पे इसमें कंट्री आया सिंगापुर। बस इतना डिटेल काफ़ी है कि लॉन्च किसने करा है, IMF ने लॉन्च करा है, और इसके अलावा टॉप इंडिया का रैंक क्या है 72, और टॉप पे कौन है, सिंगापुर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गौरव ग्लाइड बॉम्ब। देखिए ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मान लो इस जगह पे बॉम्ब गिराना है, तो होगा क्या, प्लेन ऐसे आएगा और जैसे प्लेन इस जगह पहुंचेगा इसके ऊपर बॉम्ब छोड़ देगा और आगे चला जाएगा, जैसे कि जो बॉम्ब है वो यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि बॉम्ब मतलब यहाँ से गिरा जाएगा और वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हुए यहाँ पे गिर जाएगा। लेकिन ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है ना, ग्लाइड बॉम्ब को आप थोड़ा दूर छोड़ दो, काफ़ी दूर छोड़ दो, आप पीछे छोड़ दो, आगे छोड़ दो, इसमें इस तरीके से ना मैकेनिज्म होता है कि ये फ्लाई करता हुआ अपनी लोकेशन पर जाके ही गिरेगा, इसको बोलते हैं ग्लाइड बॉम्ब। तो इंडिया ने भी एक ऐसा DRDO ने डेवलप करा है ग्लाइड बॉम्ब, और उसका नाम रखा है DRDO, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको जरूरी नहीं है कि प्लेन को उस पॉइंट के ऊपर लेके जाया जाए फिर ही बॉम्ब गिराया जाएगा। बॉम्ब आप दूर से भी गिराओगे तो वो अपनी जगह पे ही जाके गिरेगा। सुखोई M30 जो MK1 प्लेटफॉर्म है हमारा, ये लाइट वेट प्लेन हमारा वो है, ये फाइटर जेट, उसके हेल्प से हमने इसको गिराया है। नेक्स्ट इसमें डेवलप कहाँ करा है, इसको रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में करा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए, जो ग्लाइड बॉम्ब डेवलप करा है उसका नाम गौरव है और DRDO ने इसको डेवलप करा है। फिर देखिए DRDO का एक अभ्यास करके एक इक्विपमेंट होता है। अभ्यास क्या होता है ना, एक तरीके से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। इसको क्या अर्थ करता है ना, जैसे मान लो भाई कल को ऐसा होता है कि इंडिया के ऊपर कोई लॉन्च करता है अटैक, मान लो किसी भी तरह कोई प्लेन है, ड्रोन है। अब ऐसा तो नहीं हम उसका वेट करेंगे अपने इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए कि जब कोई लॉन्च करेगा अटैक फिर हम देखते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट काम करते हैं कि नहीं करते। इसलिए हमने क्या करा हुआ है, अभ्यास बनाया हुआ है। अभ्यास एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम लॉन्च करते हैं और फिर इसको दूसरे अपने हथियारों की हेल्प से नीचे टारगेट करके इसको मार के गिराते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारी टेस्टिंग हो जाती है कि हमारा जो हथियार है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे अभ्यास को छोड़ेंगे ये उड़ते हुए जाएगा, ऐसे बहुत स्पीड से जाएगा, नीचे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्च करेगा और इसको इंटरसेप्ट करके मार गिराएगा। ये होता है अभ्यास का काम। नाम से पता चल रहा है अभ्यास, मतलब अभ्यास करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसको हीट भी बोलते हैं। हीट क्या होता है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, इसको हीट भी बोलते हैं। ये एक रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो क्रिएट करके देता है आपको कि कल को कोई अटैक करेगा तो आपको कैसे उसको मार के गिराना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट टू सेटअप बायोप्लास्टिक पार्क। बायोप्लास्टिक देखिए नाम से पता चल रहा है, पहली बात तो प्लास्टिक है और दूसरा बायो वर्ड कहाँ क्या मतलब होता है, लिविंग चीज़ है, मतलब लिविंग चीज़ का इस्तेमाल करके हम प्लास्टिक को बनाएंगे तो वो हो गई बायोप्लास्टिक। अब बायोप्लास्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है बायोडिग्रेडेबल होगी। ये कहाँ बनाया जा रहा है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी आपको पता होगा न्यूज़ में आया था जब किसी एक मिनिस्टर के लड़के ने किसान आंदोलनों के टाइम पे वो कुछ लोगों को कुचल दिया था कार से, तब न्यूज़ में आई थी ये जगह। तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है ये, ठीक है। ये अथॉरिटी है जिसने बनाई है, UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल में तो नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके साथ मिलकर ये बनाया जा रहा है। खुम्बी विलेज कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक आया 63। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टाइटल यानी कि थीम बोल लो या टाइटल बोल लो, ये क्या थी, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। टॉप पे कौन रहा है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। टॉप पे सबसे ऊपर है स्वीडन। इंडिया का रैंक है 63rd, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो, जैसे हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो अचीव करने का, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी नेट जीरो अचीव कर चुकी हैं। उसमें इंडिया का नेबर है जो भूटान, वो भी है।
उसके अलावा कोमरोस, गैबोन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भूटान आपको पता होना चाहिए कि भूटान ऑलरेडी नेट जीरो अचीव कर चुका है, जो कि हम अचीव करना चाहते हैं 2070 तक, क्योंकि भूटान में इतना इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है और ये काफ़ी मतलब वैसे भी ये लोग काफ़ी अपने एनवायरनमेंट वगैरह को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट 2025 है ना, जो उसको सेलिब्रेट करा जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए 2025 तो ये है, तो 2024 क्या है, 2024 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। जो कैमल्स होते हैं ना, कैमल्स की जो टोटल प्रजाति होती है ना, उसको मिला के कैमेलिड्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन आता है कैमेलिड्स में? एक तो जैसे आपका कैमल हमारे इंडिया में दिखेगा, खराई कैमल होता है हमारा जो गुजरात में होता है। उसके अलावा एक इसमें डबल हेम्प वाला कैमल होता है, इंडिया में नहीं मिलता ये, लेकिन ये मंगोलिया वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो साउथ अमेरिका में लामा मिलते हैं, ठीक है, LLAM ऐसे लिखते हैं उसको, अल्पाका होता है, ये सब आते हैं, ठीक है, कैमेलिड्स में। 2023 क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ऐसे 2003 था जो इसको सेलिब्रेट करा गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। तो ये भी पूछा जाता है न्यूज़पेपर एग्ज़ाम्स में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें इतना और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। 2025 को क्या बोला जाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स बोल लीजिए आप, क्वांटम टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, ठीक है। इसको करा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये ना अभी 100 साल हो गए हैं। 100 साल पहले एक साइंटिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग। जो वर्नर हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने एक पेपर रिलीज़ करा था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1932 में। किस चीज़ के ऊपर था पेपर? मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि बेसिकली फाउंडेशन बना बाद में क्वांटम टेक्नोलॉजी का, जो कि अभी भी डेवलप हो रही है। इंडिया का भी अपना क्वांटम मिशन है जो 2023 में लॉन्च करा गया था और 2031 तक चलेगा है, 2023 से 31 तक। इसका टारगेट है कि हम इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करें, जो कि 50 पहला जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर होंगे वो 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स पे काम करेंगे, और जो नेक्स्ट होंगे वो 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स पे। देखिए जैसे नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो बिट होती है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे उसको क्यूबिट बोलते हैं। आगे एक हमारा टॉपिक और आएगा इससे रिलेटेड, अभी वहाँ पे डिटेल में देखेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा तृष्णा स्पेस मिशन। जो तृष्णा स्पेस मिशन है, इसरो ने इसको अनाउंस करा है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है CNES, सेंटर नेशनल दे एस्टूडे स्पेसियाले। इसको ये फ्रेंच नाम है, आप CNS याद रख लीजिए इसका नाम। एक थर्मल इमेजरी सैटेलाइट है। अगेन क्या करेगा ये? एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा। एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा तो इसका क्या हेल्प इस्तेमाल कर सकते हैं हम? क्लाइमेट चेंज में मदद करेगा, क्लाइमेट चेंज डिटेक्ट करने में। सी वाटर लेवल मान लो राइज हो रहा है, उसको डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स को डिटेक्ट कर सकता है, लैंड स्लाइड्स को डिटेक्ट कर सकता है। आपको पता होगा इसरो का और नासा का एक मिशन है जिसको बोलते हैं निसार। वो एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है, उसी तरीके का मिशन है ये तृष्णा स्पेस मिशन, जो इंडिया और CNES कर रहे हैं। CNES फ्रांस का है, ठीक है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? देखिए जो हमारी आर्मी वगैरह है ना, इनके पास में क्या होता है? जनरेटर्स होते हैं बहुत सारे। जनरेटर्स को नॉर्मली जेनसेट भी बोलते हैं, ठीक है। इनके पास जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर्स में एफिशिएंसी को मॉनिटर करने के लिए सिस्टम बनाया है हमारे किसने? ये बनाया है हमारा आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने, ठीक है। इसका नाम रखा गया विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। बस इतना ही काफ़ी है। जनरेटर्स की एफिशिएंसी को मॉनिटर करेगा विद द हेल्प ऑफ IoT। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब सिंपल ये होता है, छोटे छोटे सेंसर्स आपने किसी चीज़ में लगा दिए बहुत सारे, अब वो सेंसर डेटा कलेक्ट करके किसी एक सेंट्रल मॉड्यूल को भेजेंगे और वो मॉड्यूल उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। उस इंटरनेट पे अपलोड हुए डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, कोई ट्रेंड पैटर्न वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए, किस टाइम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है, किस टाइम कम हो रही है, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट चलाने पे जो जनरेटर है उस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो इसको IoT बोलते हैं। फैंसी टर्म है, अब बाकी समझने में आसान कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन इंडिया में लॉन्च करा गया है। पहले भी अटैम्प्ट करे गए थे दूसरी कंट्रीज में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन इंडिया में इसको सक्सेसफुल कर दिया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस नाम की एक कंपनी है। एक्चुअली ये अग्निकुल कॉस्मोस ना IIT मद्रास में स्टार्ट हुआ था पहले एज अ स्टार्टअप, बाद में ये प्रॉपर कंपनी बन गया। तो अग्निकुल कॉस्मोस है जो ये लॉन्च करा है इसने, उसका नाम रखा है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। वर्ल्ड का पहला रॉकेट पावर्ड है ये, किससे? फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन से। बस आपको कंपनीज का बस इतना ही पूछा जाएगा इस क्वेश्चन से आएगा कि ये फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है कौन सी कंपनी ने? अग्निकुल कॉस्मोस ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और एक दो चीज़ें और बनाई थी, जैसे धनुष, ये इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड करा था किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने इस्टेब्लिश करा था। प्राइवेट लॉन्च पैड है ये, कहाँ पे? ये भी वहीं सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक जनरिक क्वेश्चन, कि क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर को प्राइवेट कंपनीज इस्तेमाल कर सकती हैं? तो हाँ जी, कर सकती हैं। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, ये 2017 में कंपनी स्टैब्लिश करी गई थी। मैंने आपको बता दिया IIT मद्रास से ये स्टार्ट हुआ था। अग्निबाण ये स्मॉल लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है, ठीक है, स्मॉल लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है जो कि
जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको लॉन्च कर सकता है। अग्निबाण, ये भी अग्निकुल कॉस्मोस का है। अग्निबाण याद रखना है आपको, ठीक है, अग्निबाण अग्निकुल कॉस्मोस का है ये। यहाँ पे एक और बता रखा है जो कि पहले कोशिश करी गई थी एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च करने का, जिसका नाम था टेरेन 1, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविशील्ड, देखिए कोविशील्ड है जो ये एक आपको पता होगा 2 फेमस वैक्सीन इस्तेमाल करी गई थी इंडिया में। एक का नाम कोविशील्ड था और एक और थी वैक्सीन, उसका नाम था कोवैक्सीन, ठीक है। 2 वैक्सीन इंडिया में फेमसली लगाई गई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। बाद में कुछ और भी अप्रूव कर दी गई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही लगाई गई थी। तो कोविशील्ड है, इसको किसने बनाया था? ऑक्सफोर्ड, और जो कि आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। एंड ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका, इसने बनाया था, लेकिन इसको मैन्युफैक्चर इंडिया में करा गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको पता होगा जो हैदराबाद वगैरह एरिया है ना, इसको वैक्सीन के लिए वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है हैदराबाद को, ठीक है। यहाँ पे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर करी जाती है। तो इसके खिलाफ केस चल रहा था अभी हाई कोर्ट मतलब पहले तो ये इंग्लैंड वगैरह में चल रहा था, अब इंडिया में भी आया। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ ना, लंदन में ये केस हार गए और इन्होंने एडमिट कराया कि इनकी वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम ये डेवलप हो सकता है। देखिए आपने साइंस में पढ़ा होगा, थ्रोम्बो वर्ड जहाँ पे आ जाता है ना, मतलब ये किस चीज़ की बात हो रही है? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है ना उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जहाँ पे ये थ्रोम्बो वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे प्लेटलेट की बात हो रही है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लॉटिंग की बात हो रही है, ब्लड क्लॉट की, ठीक है। तो हो क्या रहा था इसमें कि प्लेटलेट काउंट में गड़बड़ की वजह से, लो प्लेटलेट काउंट की वजह से इंटरनल जो ब्लड है वो क्लॉट होकर लोगों को हार्ट अटैक आ रहे थे। तो ये कोविशील्ड कंट्रोवर्सी थी, तो आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो सिंड्रोम है, इसमें थ्रोम्बो वर्ड याद रखना है आपको। थ्रोम्बो वर्ड से ही आपको याद आ जाएगी ये क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज ए कैरेक्टराइज बाय लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट होंगी और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, आपके इंटरनल ब्लड क्लॉट बनेंगे। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, लेकिन वो जब की बात है जब आपको कट लग के खून बाहर आने लग जाए। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट है वो इंटरनल हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह की समस्या बन रही थी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। देखिए ये जो स्पेस जोराइड होती है ना, जोराइड का मतलब होता है कि ऐसे मज़े के लिए मतलब स्पेस में जा रहे हैं बस, ठीक है। स्पेस नॉर्मली स्टार्ट कहाँ होता है? 100 किलोमीटर से क्रॉस कर जाते हैं ना, जब आप ऊपर जाते जाते तो वहाँ पे स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये 10 मिनट की एक शॉर्ट रिक्रिएशनल ट्रिप ली थी। क्या नाम था बंदे का? गोपी थोताकुरा नाम है इस बंदे का। नेक्स्ट, और ये कंपनी है जो जिसने ये करवाई है, उसका नाम है ब्लू ओरिजिन स्पेसक्राफ्ट। इसने कराया है, गोपी थोताकुरा बंदे का नाम है। इंडिया का पहला बंदा बन गया जिसने जोराइड के लिए ही मतलब स्पेस में चला गया है। जो स्पेस ट्रैवल, एक मैं आपको बता देता हूँ, 100 किलोमीटर के जैसे ही आप क्रॉस करते हो ना तो वो स्पेस आ जाता है। और ये 100 किलोमीटर पे एक लाइन, मतलब इमेजनरी लाइन हमने बनाई हुई है जिसको बोलते हैं कार्मन लाइन। जो कार्मन लाइन है ये बताती है कि कहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म और स्पेस स्टार्ट। आपको पता होगा जैसे अर्थ के ऊपर आप जाओगे तो पहले यहाँ पे हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, फिर आपको उसके बाद में जैसे आप देखो मीजोस्फेयर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जाओगे तो फिर वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, समर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन, नाम है इसका स्पेस। अब देखिए समर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवेल्युएशन, मतलब ये कुछ टेस्ट टाइप के लिए कुछ बनाया गया है, नाम से पता चल रहा है इसके। तो इसमें क्या है ना कि ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम डाल सकते हैं, मतलब इसको लगा दिया, मान लो आपने किसी जहाज़ के ऊपर लगा दिया, पानी के जहाज़ के, मतलब कोई हमारा नेवी का कोई जहाज़ है उस पर ऊपर लगा दिया जहाज़ के ऊपर, फिर ये जहाज़ इसको पानी में नीचे डाल देगा। और ये नीचे हम जैसे मान लो हमने कोई सोनार बनाया, सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि आपको बताता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या है। जैसे रडार का इस्तेमाल हवा में करा जाता है, वैसे ही सोनार का इस्तेमाल पानी के अंदर करा जाता है। तो ये टेस्टिंग वगैरह में हेल्प करेगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम अपने सोनार वगैरह को डिप्लॉय कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इट इज़ समर्सिबल प्लेटफॉर्म मेक्स इट वन ऑफ अ काइंड फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, मतलब ज़्यादा दुनिया में किसी के पास है नहीं ऐसी फैसिलिटीज़। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 का जो आया है अभी, इसको देखिए इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे बहुत कम चांस हैं पूछे जाने का कि कौन इसको लॉन्च करता है। जर्नल जिसका नाम है, जिसमें पब्लिश हुआ, उसका नाम है PLOS1। प्रिपेयर करा है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड लंदन ने। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स भी इसमें शामिल है। फंड करा है इसको क्रिम GOV, यूरोपियन यूनियन सपोर्टेड प्रोजेक्ट। देखिए अब जहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है ना, वहाँ पे इनका नाम पूछ जाना बहुत मुश्किल है। बाकी ये कहाँ पब्लिश हुआ याद रख लीजिए आप, PLOS1। इसमें देखिए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में सबसे पहले पे आया रशिया, दूसरे पे आया यूक्रेन। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 10th। लेकिन इंडिया के बारे में ना इन्होंने एक स्पेशल चीज़ बोली है। इन्होंने बोला है कि इंडिया में जो साइबर क्राइम है ना
वो ऐसा साइबर क्राइम नहीं है जो कि कहाँ पे होता है, रशिया में और यूक्रेन टाइप में हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मतलब हाई टेक्नोलॉजी के हेल्प से मतलब मदद करते हैं, उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो टारगेट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी को। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पेटी क्राइम्स होते हैं, किसी के पैसे ठग लिए, OTP फ्रॉड कर दिया, इस तरीके के फ्रॉड होते हैं इंडिया में। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी का चीप लेवल है, मतलब अच्छी लेवल की टेक्नोलॉजी से फ्रॉड नहीं हो रहे, फ्रॉड हो रहे हैं लेकिन टुच्चे फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब ऐसे याद रख लो कि किसी के पैसे चुरा लिए, ज़्यादातर फ्रॉड पैसे चुराने से रिलेटेड है, कि किसी की ID वाईडी चुराने से रिलेटेड है। जबकि जो रशिया वगैरह में होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के सिस्टम को टारगेट कर देते हैं। इसके अलावा एक कन्वेंशन है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है ये एक बाइंडिंग कन्वेंशन है, मतलब इसने जो डिसीजन दे दिया वो मानना पड़ता है, इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं करा हुआ। इंडिया अक्सर करके जो बाइंडिंग रेगुलेशन होते हैं ना उनको साइन नहीं करता है। बाइंडिंग के नाम पर इंडिया एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इसके डिसीजन भी बाइंडिंग होते हैं। ऐसे ही आपको पता होगा एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका रोम स्टैच्यूट करके एक मतलब एक तरीके से वो है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बाइंडिंग है, इसलिए इंडिया ने इनको फॉलो करने से मना कर दिया। तो इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भी नहीं है। नेक्स्ट सैटेलाइट इनसैट 3DS। देखिए इनसैट जो सैटेलाइट है ना, ये ज़्यादातर सैटेलाइट किससे रिलेटेड है, ये अर्थ मीटेरोलॉजिकल मतलब डिपार्टमेंट के होते हैं ये, मतलब जो मौसम विज्ञान की जानकारी देते हैं। जहाँ पे इनसैट आपको दिखला मिल गया ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इनसैट सैटेलाइट मतलब ये मीटेरोलॉजी से रिलेटेड है और इसको फंड कराया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। तो ऑब्वियसली बात है, ये हम मिशन मौसम हमने लॉन्च कराया, आपको पता ही होगा। तो उसमें प्रिसीजन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मेंशन्ड है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका डिस्टेंस कितना होता है 35,786। 36,000 भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं, लेकिन ये नॉर्मली इसका जो प्रीसाइज है वो 35,786 है मीटर में। सर्क्यूलर, ठीक है, सर्क्यूलर है ये, सर्क्यूलर ऑर्बिट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए नॉर्मली आप अर्थ देखोगे तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, लेकिन जो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट होते हैं ना, ये जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। और वैसे ये ऐसे नहीं घूमते, ये ऐसे घूमते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घूमते हैं ये ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। इसके अलावा मोशनलेस अपीयर होते हैं क्योंकि इनको ना इक्वेटर के ऊपर डाला जाता है और जैसे जैसे अर्थ घूमती है ना वैसे ये घूमते हैं, तो हमें ये ऐसा लगता है एक ही जगह पर रुके हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये भी अर्थ के साथ साथ घूम रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं 35,786 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस है, किलोमीटर है, ठीक है, शायद मैंने मीटर बोल दिया था अभी। नेक्स्ट फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है ओजाइव पेलेड फेयरिंग। वैसे ये इस कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट लेकिन इस वर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसका मतलब क्या होता है ओजाइव पेलोड फेयरिंग। देखिए आपने कोई भी मिसाइल देखी होगी ना, मिसाइल या रॉकेट आप देखोगे उसका ऊपर का साइज़ ना ऐसा होता है, ऐसा मिसाइल का, तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं ओजाइव पेलेड फेयरिंग। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन AI टीचर, फर्स्ट जनरेटिव AI। देखिए जनरेटिव AI क्या होता है, जो आपको पता होगा जैसे ChatGPT है, जो मतलब आपको टेक्स्ट वीडियो फोटो ये सब जनरेट करके दे देता है ना, उसको जनरेटिव AI बोलते हैं। तो ऐसे ही एक फर्स्ट जनरेटिव AI टीचर बनाया गया है आयरिस। मतलब ऑब्वियसली बात है ये AI मॉडल है, यानी कि एक रोबोट बना दिया ह्यूमनॉइड टाइप का, जो कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा। इसका नाम रखा है आयरिस और ये कहाँ बनाया गया है, थिरुवनंतपुरम केरला में। इंडिया का पहला जनरेटिव AI इंटेलिजेंस टीचर है ये। आपको पता होगा एक, देखिए केरला ये सब चीज़ें करता रहता है क्योंकि केरला इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट है और इंडिया का पहला E-गवर्नेंस वाला स्टेट भी केरला ही है, ठीक है। पेपरलेस जाने वाला जो जिसने मतलब सारे काम को ऑनलाइन कर दिया था सरकारी को, वो भी केरला ने करा। तो केरला इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे चल रहा है। और जो जनरेटिव AI टीचर आयरिस बनाया गया ना, इसको अटल टिंकरिंग लैब के साथ मिलकर बनाया गया है। अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है। जैसे ये नीति आयोग का मिशन है ना, अटल इनोवेशन मिशन, तो उसमें बहुत सारे हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है। और उसके अलावा और भी मतलब इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सब इसी मिशन के अंदर में है। नेक्स्ट सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट ऑफ इसरो ने अपना एक और लॉन्च पोर्ट, जैसे हमारे पास एक तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी हमारे पास है जैसे सतीश धवन, वो तो उसके स्पेस वगैरह के लिए, एक दूसरा हमारा केरला में भी है, ठीक है। ऐसे ही कुलशेखरपत्तनम में बनाया गया। कुलशेखरपत्तनम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ये देखिए पेपर में आएगा ना तो इतना ही पूछा जाएगा डायरेक्टली कि ये कुलशेखरपत्तनम क्या है या फिर ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है ना कि इससे जब हम रॉकेट्स को लॉन्च करेंगे तो वो आसानी से अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, उसको कम टाइम लगेगा और कम ट्रैवल करना पड़ेगा उसको डिस्टेंस, इस तरीके से इसकी लोकेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर से ये उस तरीके से पोजीशनड है। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RS-200, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है, ये लॉन्च करी गई थी मतलब टेस्ट करने के लिए। जो ये कुलशेखरपत्तनम में ये बन रहा है ना हमारा सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट इसरो का, यहाँ पे ये टेस्ट करी गई थी, ठीक है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। और जो दूसरा हमारा है वो आपको पता ही होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये थिरुवनंतपुरम में है।
ये हमारा रॉकेट लॉन्च स्टेशन है। बाकी जो दूसरा हमारा सतीश धवन वाला है ना, वो एक्चुअली स्पेस उसका जो काम है वो अलग है। वो इसरो उसमें वहाँ से अपने स्पेस वगैरह में जो लॉन्च करता है व्हीकल्स, जैसे LVM जो हमारा लॉन्च व्हीकल 3 है, वो उसको लॉन्च करना होता है तो वो हम सतीश धवन से करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको लेकिन रॉकेट लॉन्च स्टेशन नहीं बोलते, वो स्पेस पोर्ट हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रॉकेट लॉन्च पोर्ट। दो है हमारे पास, एक है साराभाई जो कि कहाँ पे हमारा तिरुवनंतपुरम में, विक्रम साराभाई, और दूसरा अब कुलशेखरपत्तिनम होगा तमिलनाडु में। ये मैंने बता दिया कि ज्योग्राफिकली इसकी लोकेशन इस तरीके की है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यहाँ से छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको वी शॉरेड्स भी बोल देते हैं। ये एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हो, और इससे आप जैसे ऊपर से कोई मान लो दूसरे दुश्मन का कोई ड्रोन आ रहा है या हवाई जहाज आ रहा है तो उसको आप टैकल कर सकते हो, नीचे से छोड़ोगे और ये उड़ा देगा उसको ऊपर जाके। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंडिजीनियस फ्यूल सेल फेरी। फ्यूल सेल से चलने वाली फेरी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुई है। कोचीन शिपयार्ड में इसको बनाया गया है, और थूथुकुडी तमिलनाडु में इसको मतलब इसकी फाउंडेशन स्टोन या फिर वेसल को स्टार्ट करा गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फ्यूल सेल से चल रही है, कोचीन शिपयार्ड में बनाया है, तमिलनाडु में इसको स्टार्ट करा गया है, एयर कंडीशनड है, 24 आवर चलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल्स। कहाँ पे स्टार्ट करा था, पोर्ट का नाम पूछा सकता है। इसका पोर्ट का नाम है चिदम्बरनार पोर्ट, यहाँ से इसको स्टार्ट करा गया है, ठीक है। इसको फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट ऑफ द कंट्री का भी ऑलरेडी वो मिला हुआ है टैग। यहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, बंकरिंग फैसिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आजकल कम हो गए हैं पेपरों में आने। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये। देखिए ये जब आप गुड़गांव से फरीदाबाद जाओगे ना, गुड़गांव से फरीदाबाद वाला रोड है, उस पर एक इंस्टीट्यूट पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। वहाँ पे इसको कराया गया है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, जापान अभी लैंड करा है मून पे। जापान का जो मिशन था उसका नाम था स्लिम स्नाइपर भी इसका नाम, मतलब इसकी जो प्रोब थी उसका नाम इन्होंने स्नाइपर रखा था। तो जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून लैंड करा है इन्होंने मून के ऊपर। जापान की स्पेस एजेंसी में आपको कई बार बता चुका हूँ, जाक्सा नाम है इसका, ठीक है। इसका जो मेन गोल था वो ये था कि ये प्रीसीजन लैंडिंग करेंगे। मतलब देखिए जापान, ज़्यादातर जो कंट्री जो लैंड करती है ना मून के ऊपर, तो एग्जैक्टली लैंड कहाँ करना है ना, वो पॉइंट बहुत बड़ा होता है, मतलब ऐसे 10 किलोमीटर के रेडियस, 50 किलोमीटर के रेडियस बता देंगे कि इसके बीच में हम लैंड करेंगे। लेकिन उन्होंने एक 100 मीटर का रेडियस फिक्स करा, बोला कि हम इस 100 मीटर के अंदर अंदर ही करेंगे। तो इसमें प्रीसीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्नाइपर वर्ड भी यूज़ करा था इसके लिए, मतलब एकदम प्रीसाइज हम फिक्स लोकेशन पे उतरेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी जहाँ पे जगह मिल गई वहीं उतार दिया। जापान, और हम ये देख चुके हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो पहले ऑलरेडी मून पे लैंड करा चुकी हैं। तो इंडिया ने भी कराया है लेटेस्टली, उसके पहले USSR, चाइना, USSR, चाइना और नासा, USA, मतलब ये सब करा चुके हैं पहले से ही। सोवियत यूनियन का इंटरकॉस्मोस नाम था इसका पहले, अब ये रसिया में है तो इसको रॉसकॉस्मोस बोलते हैं, रॉसकॉस्मोस। और बाकी रसिया ने भी लॉन्च करा था लूना, लेकिन वो फेल हो गया। नेक्स्ट, PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। ये एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ये देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी करता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, नॉर्मली जो लाइट होती है ना वो मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेट करती है, मतलब इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। लेकिन जो पोलराइज लाइट होती है ना वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए ये करा गया है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। वर्ल्ड का दूसरा मिशन है, नासा ने एक बार लॉन्च करा था ऐसा मिशन, अब इसरो ने लॉन्च कर दिया, तो इसरो दुनिया का दूसरा कंट्री बन गया है ऐसा लॉन्च करने वाला। इसमें 2 पेलोड हैं, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। पॉलिक्स मतलब पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, और एक्सपेक्ट मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक फैक्टर याद रख लीजिए इससे रिलेटेड कि ये जो पॉलिक्स है ये 40 ब्राइटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को स्टडी करेगा, और जो एक्सपेक्ट है ये स्टडी करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि डिफरेंट जो मैटर है वो रेडिएट करती हैं। यूरोप का पहला फुल्ली प्राइवेट रॉकेट, ये एक स्पेनिश कंपनी है PLD स्पेस, उसने लॉन्च करा है, इसका नाम है म्यूरा 1। और कौन सी जगह से, हुवेला नाम की जगह है, ये स्पेन में पड़ती है, ठीक है, हुएलवा, यहाँ से लॉन्च करा गया है यूरोप का पहला फुल्ली प्राइवेट रॉकेट। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइट विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या करा है ना, इसरो नहीं, नासा का एक मिशन है साइक मिशन, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम भी साइक ही है। साइक एक्चुअली है क्या ना, जैसे मैंने आपको एफोफिस करके ऊपर बताया था ना एस्टेरॉयड, वैसे ये साइक है जो ये एक एस्टेरॉयड है, यहाँ पे नासा ने एक मिशन भेजा हुआ है। तो वहाँ से लेज़र के थ्रू डेटा भेजा गया है इन अर्थ के ऊपर, और ये सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है, इसी को नाम रख दिया गया है फर्स्ट लाइट। तो ये लेज़र के थ्रू सिग्नल भेजा गया है अर्थ के ऊपर, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये। हेल टेलीस्कोप एट
कैलटेक पॉलोमर ऑब्जर्वेटरी सैन डिएगो, यहाँ पे इसको रिसीव करा गया, ठीक है। हेल टेलीस्कोप एट कैलटेक पोलर ऑब्जर्वेटरी सैन डिएगो कैलिफोर्निया, यहाँ पे सिग्नल को रिसीव करा गया है। साइक क्या है, नासा का साइक मिशन मैंने आपको बता दिया, एस्टेरॉयड है एक, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में, वहाँ पे ये भेजा हुआ है नासा ने। नेक्स्ट आदित्य L1 हमने लॉन्च करा था। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इंडिया का पहला मिशन था ये सूरज को स्टडी करने के लिए। लेग्रेंजेस पॉइंट 1 जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है ये, यहाँ पे स्टेबल रहेगा ये। लेग्रेंजेस पॉइंट एक्चुअली मल्टीपल लेग्रेंजेस पॉइंट होते हैं। लेग्रेंजेस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये होता है कि यहाँ से आप ना अर्थ और सन दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हो ऑल द टाइम, चाहे कभी मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आपको मतलब सोलर इक्लिप्स या कुछ इक्लिप्स वगैरह की वजह से दिखाई ना दे सन, यहाँ पे हमेशा दिखाई देता है। इसके अलावा ये एनर्जी एफिशिएंट पॉइंट भी है, यहाँ पे ग्रेविटी इस तरीके से बैलेंस हो जाती है कि आपको कम से कम एनर्जी यानी कि फ्यूल कम खर्च करना पड़ता है, इसलिए लेग्रेंजेस पॉइंट 1 है, इसको इस्तेमाल करा जाता है, यहाँ पे प्लेस करा जाता है बेसिकली अपने सैटेलाइट्स वगैरह को। तो आदित्य L1 वह जो ये सन के ऑर्बिट में एंटर कर गया था जनवरी 6, 2024 को। इसरो ने लॉन्च करा था, लॉन्च डेट पूछी जा सकती है, 2 सितंबर 2023 को करा था, ऐसे याद रख लीजिए। गांधी जी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, ठीक है, उसके एक महीने पहले करा है सितंबर में, 2 सितंबर को। सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा। आदित्य का मतलब होता है सन, अपने हिंदी में पर्यायवाची में पढ़ा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इसको यहाँ से लॉन्च करा गया है, इस पर्टिकुलर जगह से। इसमें बहुत सारे पेलोड हैं, कौन सा पेलोड क्या काम करता है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी ना इनके नाम से याद रख सकते हो। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, तो ये सोलर कोरोना को स्टडी करेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सोलर क्रोमोस्फेयर को स्टडी करेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रो, ये सोलेक्स है जो इस देखिए ये स्पेक्ट्रम है जो सोलर एक्सरेज का, उसको देखेगा। ऐसे हीलियोस OS, हीलियो मतलब HEL1OS, वैसे हीलियोस पढ़ सकते हैं आप इसको, ये हाई एनर्जी जो एक्सरे है उसको स्टडी करेगा। ऐसे एक में पापा करके है, इसमें प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये सोलर विंड जो प्लाज्मा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेगा। एस्पेक्ट्स है जो ये प्रॉपर्टी स्टडी करेगा एनर्जेटिक पार्टिकल जो कि सोलर विंड में लोकेटेड होते हैं उनकी। सोलर इरेडियंस मॉनिटर, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन से एमिट होकर आती है ना उसको स्टडी करेगा। इतना बाकी देखिए जैसे सन होता है ना, सन ये है, उसके चारों तरफ आप लेयर देखोगे ना सन के चारों तरफ, तो फिर उसका एक रेडिएटिव जोन होता है जहाँ से वो कन्वेक्टिव और रेडिएटिव जोन होता है, फिर लास्ट में जो लेयर आती है ना उसको बोलते हैं ऐसे कोरोना, ठीक है। सन के बाहर होता है, इसके अंदर होता है क्रोमोस्फेयर। तो इन सारी लेयर्स को अलग अलग तरीके से स्टडी करा जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, यहाँ पे कितनी है, कोरोना में कितनी है, क्रोमोस्फेयर में कितनी है, इन सब चीज़ों को स्टडी करा जाएगा। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ देखिए 2023 का बता रखा है यहाँ पे, 2023 का कैटालिना कैरिको और ड्रू वीजमैन को मिला था फॉर डिस्कवरिंग देखिए इन्होंने ना बेसिकली न्यूक्लियोसाइड बेस बनाया था जिससे जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो जल्दी डेवलप हो गई थी, ये इसका काम था। लेकिन इस बार फिर से जो मेडिसिन में दिया गया है ना नोबेल प्राइज़ 2024 में, वो भी आ गए हैं, एक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकेन और विक्टर एम्ब्रोज, इनको मिला है। इन्होंने माइक्रो RNA डिस्कवर करा है, ठीक है। माइक्रो RNA का काम क्या होता है, जीन रेगुलेशन को जीन में कैसे प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होता है उसको रेगुलेट करता है माइक्रो RNA, ये 2024 वाला है, ठीक है। 2023 का जो फिजिक्स का है ये आपको मिला था एट्टोसेकंड पल्सेस के लिए। एट्टोसेकंड पल्सेस हैं ये अगेन बिल्कुल स्मॉल स्केल पे होती हैं, एट्टो का मतलब होता है 10⁻⁻18, ठीक है। एट्टोसेकंड पल्सेस ये बेसिकली मैटर के बिहेवियर को एकदम बिल्कुल क्वांटम स्केल पे स्टडी करने में हेल्प करती हैं एट्टोसेकंड पल्सेस। लेकिन तो 2024 है फिजिक्स का, वो भी मिल गया है। वो किसको मिला है, देखिए 3 बंदे हैं जिनको ये दो बंदे हैं जिनको ये मिला है, जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटल, इनको मिला है। आप इसको हॉपफील्ड और जॉफ्री के नाम से याद रख सकते हैं, हॉपफील्ड और जॉफ्री, इनको मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी करा है, उसके लिए 2024 का दिया गया है, क्योंकि अब ज़्यादा चांस 2024 वाले के ही पूछे जाने के हैं। केमिस्ट्री में देखिए इनको मिला था जिनका नाम था मोंगी बावेंडी, फ्रांस से थे, लुई ई ब्रस और एलेक्सी येकीमो, ये रशियन थे, ठीक है। इन्होंने क्वांटम डॉट्स को सिंथेसिस करा था। क्वांटम डॉट्स ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, फ्यू नैनोमीटर स्केल में होते हैं ये। और देखिए क्वांटम डॉट्स की प्रॉपर्टी ये होती हैं कि क्योंकि इनका इतना साइज़ बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो साइज़ के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो इनको स्टडी करा था इन्होंने। लेकिन जो 2024 का है आप देखोगे जो 24 में नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है, बेकर, हैसेबिद और जंपर, ठीक है। बेकर, हैसेबिद और जंपर, इन तीनों को मिला है 2024 में।
इन्होंने भी प्रोटीन डिज़ाइन होता है, प्रोटीन का डिज़ाइन कैसे होगा आने वाले जनरेशन्स में, उसको प्रिडिक्ट करने का एक मैकेनिज़्म बनाया है। ठीक है, प्रोटीन के डिज़ाइन को प्रिडिक्शन से रिलेटेड काम किया है किसने, 2024 में, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये आपको याद रखना है। क्वांटम डॉट्स मैंने आपको बता दिया, बहुत स्मॉल साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बदलती रहती हैं। अब हमारी कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं। देखिए, आज की वीडियो हम अपनी यहाँ तक रखते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वीडियो था ये काफ़ी दिमाग खपाने वाला वीडियो होता है। तो आई थिंक इतना लेंथ काफ़ी है इसका, 55 मिनट्स के अकॉर्डिंग आसपास हमारा लेंथ हो गया वीडियो का। जो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसमें कुछ तो रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये जल्दी जल्दी में कवर हो जाए। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। ठीक है, बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैक्सिमम हमारा जो कंटेंट है वो कवर हो गया है। जो अपडेट थी, जैसे ये 2023 की जगह 24 आ गया, वो भी मैंने आपको कवर करा दिया है शॉर्ट में। जितना बताया है उतना ही आपको याद रखना है, उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड आता है तो जितनी डिटेल्स मैंने आपको बताई है उसके बाहर डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।